So now before I start, पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हमें जब जानना चाहिए या हम क्यों जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, और आखिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, क्यों जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पहली चीज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि एक ऐसा लिटिगेशन बोले तो कोई भी मुकदमा जो कोर्ट में चलता है उसको हम लिटिगेशन बोलते हैं। अब कोई भी लिटिगेशन अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा तो उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब आता है कि आखिर हम पब्लिक किसको कहेंगे। कई बार मेरे से ये सवाल पूछा गया है कि आखिर हम पब्लिक किसको कहेंगे। मोटा मोटा अगर बताऊं तो पब्लिक किसी भी मास को या फिर एक लार्ज सेक्शन को, सेक्टर को, आप कह सकते हैं किसी एक कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को भी हम पब्लिक में ले आते हैं। यानी कि one thing is common in public, that there should be something common among them all. Am I clear? जब हम पब्लिक की बात करेंगे तो हम पब्लिक कैसे देखेंगे कि वो डाइवर्सिफाइड पब्लिक ना हो, कॉमन पब्लिक हो, कॉमन डिस्प्यूट हो या फिर कॉमन उनका कॉज हो। परफेक्ट। जब तक कॉमन कॉज नहीं होगा तो हम इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नहीं फाइल कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल करते हैं तो उसके वजह से, उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से एक लार्जर मास इफेक्ट हो रहा है इन अ बोनाफाइड वे। बोनाफाइड वे यानी एक अच्छे तरीके से, यानी इन गुड फेथ। और यदि वो चीजें गुड फेथ में नहीं होंगी तो अल्टीमेटली वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं रहेगा। दूसरी बात कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सबसे पहले यूएस में आइडेंटिफाई किया गया, जहां पे रेसिज्म की बहुत आप बात सुनते आ रहे हैं। अभी भी आजकल भी यूएस में रेसिज्म कम नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस को लेकर के काफी सारी चीजें और केसेस हम देखते चले आ रहे हैं। गुड इवनिंग नीतू कुमारी जी, गुड इवनिंग नीलेश। अब अगर हम बात करें इस चीज की कि अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां से हमें मालूम पड़ता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जरूरत क्या पड़ी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जरूरत ये पड़ी कि जब काले गोरों का भेद अमेरिका में चल रहा था, यूएस में चल रहा था, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को नाम दिया गया सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब वही है कि कोई भी चीज, कोई भी लिटिगेशन which is in the interest of society. Now, what is the difference between public interest litigation and social interest litigation? Can anyone just comment in just one line that what is the difference between social interest litigation and public interest litigation? In just 10-15 seconds. The best part is this, that I have a timer on my screen. Fine, so I am waiting. बहुत आसान सवाल है कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या फर्क है। What is the difference between social interest litigation and public interest litigation? Now, look, when we talk about public interest litigation, so there should be something common in public, which I have already told you all. जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ उनमें कॉमन भी होना चाहिए। अगर कोई चीज कॉमन नहीं भी है तो भी वो सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज कॉमन है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सेगमेंट में आ जाएगा। इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब हम इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को देखते हैं, इन दैट सिनेरियो what happens is that anyone who desires from the court, that is in section 101 Indian Evidence Act, that is the chapter of burden proof, that if anyone desires from the court, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट से कुछ डिमांड करना चाहता है, कुछ प्रेयर करना चाहता है, अपने किसी भी इंटरेस्ट को वो सस्टेन करना चाहता है, या फिर अगर उसके इंटरेस्ट को किसी भी पर्सनल इंडिविजुअल ने या फिर स्टेट ने छीन लिया है तो उसको फिर से वो रिस्टोर कराना चाहता है, तो वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कोर्ट जा सकता था जो विक्टिम है। Am I clear? This part is clear कि वही इंसान कोर्ट जा सकता था जो कि विक्टिम है। ओके, अब यानी कि वो लोग नहीं जा सकते थे कोर्ट जो विक्टिमाइज नहीं है। यानी कि अगर मैं देख रहा हूं कि सपोज आप में से मैं सपोज नंदिनी के कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है। Am I audible, Nandini? Okay, so if there is some problem in Nandini's colony, then in that scenario only Nandini could have gone to the court. But since there is such huge issue that even Nandini cannot take any kind of a step, even Nandini is not able to take any step, or she is out of station and the people in her colony are suffering. So in that situation, if I feel and if I am in a very motivated situation and I feel and I am public spirited, then I can obviously go to the Honorable High Court or to the Supreme Court and file a public interest litigation for the people living in the colony of Nandini. Now, this is something which was different from normal litigation and public interest litigation. In normal litigation, what was happening that only a person who was victimized or who was a victim can go to the court or approach to the court and can ask for the reliefs. But in public interest litigation, any person who is public spirited can go to the honorable court, can approach the honorable court and can demand whatever he wishes to, if that demand or that prayer is in conscience with justice, equity and good conscience, then obviously the honorable court will pass an order or a judgment or a writ in favor of that person or that petitioner or in favor of that public. Am I clear? Okay. Perfect. So now I think that you all are having an overview of public interest litigation, that what actually is public interest litigation all about. Public interest litigation, when I talk, so I can also give you all some of the drafts which I have drafted in the end of the session, so that you all can go through those drafts and you all can just go through that once, and you can come into the point that how we can draft a public interest litigation. It is very easy. The drafting part of any plaint, any legal notice, any writ is the easiest thing. The difficult part is this, that in cases of public interest litigation, you fail in proper research. And once you fail in the proper research part, then obviously you will not get the paragraphs, then what you are required to write, what you are required to draft, and finally your public interest litigation will remain very weak, and the court will also not take interest because you yourself have not taken any kind of an interest in your own litigation. Now, second thing. Now, first I have told what is public interest litigation and an overview. So, what next? Another question which I have received from few of my juniors, that who can file a public interest litigation? Can anyone tell me this, that who can file a public interest litigation? I will give you three options. The first, a victim can file a public interest litigation. Second, any person having interest in any kind of cause can file a public interest litigation for that cause. A third, a public spirited person who is not having any interest in that cause, or if that cause is being well justified, even then he will not be affected in a positive or in a negative manner. Third, perfect. Agreed. Now Nandini has perfectly written third. Okay, so Kriti has mentioned all. So here I would like to clarify that all people cannot go and file a public interest litigation. Any person who is interested in that cause, or a person who will be benefited from the judgment or order or writ of the honorable court, cannot approach the honorable court for a public interest litigation, because his own private interest is vested in that litigation, and in such a manner he cannot go and file a public interest litigation. For instance, आप सभी लोग जो भी लोग अभी
लॉ पास होकर के बाहर आओगे, आप लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दोगे। अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस है करीब 4,000, 4,500, 3,750 इस तरीके से। There are people who are against this examination for two reasons. The first reason कि ये एग्जाम आप अपनी वकालत की पढ़ाई यानी लॉ कंप्लीट होने के 2 साल बाद तक आप दे सकते हैं, और अगर 2 साल में भी आपने ये एग्जाम को क्लियर नहीं किया तो फिर आपका लाइसेंस आपसे छीन लिया जाएगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन की फीस बहुत ज्यादा है और ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, तो ये दूसरा रीजन। अब पहले रीजन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, अब मान लेते हैं कि मैंने तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर लिया है लकीली। अब उस कंडीशन में अगर मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास ना किया होता और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता ये कहते हुए कि साहब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को खत्म कर दो, कोर्ट पूछती आपका क्या फायदा, मैं कहता कि मेरे को भी देना है और इसमें इस एग्जाम की वजह से काफी सारे लोग हैरेस हो रहे हैं, और अगर आपको ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करवाना ही है तो 10th सेमेस्टर में करवा लो या फाइनल ईयर में करवा लो या फाइनल सेमेस्टर में करवा लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। 2 साल बाद मैं किताब खोल करके एग्जाम नहीं देना चाहता फॉर एग्जाम्पल। अब उस कंडीशन में कोर्ट विल से दैट सिंस योर इंटरेस्ट इज आल्सो वेस्टेड इन दिस केस, henceforth you cannot file this public interest litigation. Am I clear? ये एग्जाम्पल समझ में आया आप लोग को? Fine. So Kriti Shukla has asked a question. A person who is aggrieved in that subject matter, can't that person approach court? No. A person who is aggrieved in the subject matter can file a personal litigation, can file a suit, can file a criminal case, जैसा भी केस का है या फिर जैसा भी सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं फाइल कर सकता। Yes, he can be a party to that petition, लेकिन in a public interest litigation avoid करना is a better thing. He can be impleaded later when the arguments are going on in the honorable court. For example, he can be called as a witness. Okay, so Nandini is asking that I should repeat the example. Perfect. I am repeating the example. मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि सपोज मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी नहीं पास किया हूँ, मेरे को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अटेंड करना है या मेरे को वो एग्जामिनेशन देना है। अब ऐसे सिचुएशन में मैं कोर्ट पहुंच जाता हूँ और ये कहता हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अनजस्टिफाइड है और इसको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 साल की पढ़ाई करके आए हैं और हमें उतना नॉलेज है लॉ का, हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं भी कराएंगे तो भी हम उतने ही अच्छे वकील होंगे। अब ऐसे में कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि मैंने खुद भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं दिया है और मुझे भी ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है, यानी कि अगर कोर्ट उस एग्जामिनेशन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर देती है तो मेरा भी फायदा है। उस कंडीशन में कोर्ट मेरे से बोलेगी कि आप ये पब्लिक इंटरेस्ट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्राइवेट इंटरेस्ट इस लिटिगेशन में इन्वॉल्व है। Am I clear now? Perfect. तो अब 2 चीजें हम लोग समझ पाए हैं यहाँ पे कि पहली चीज व्हाट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और उसका थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया कि आखिर इतिहास में कहाँ से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया था। जस्टिस PM भगवती, फिर जस्टिस KC अय्यर की ये बहुत बड़ी देन है। इंडिया को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, कारण यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ऑल्दो लिटरेसी रेट 74% है, लेकिन आज भी लोग अपने अधिकार के लिए कोर्ट में आना पसंद नहीं करते हैं। कोर्ट को और हॉस्पिटल को एक जैसे वो लोग तौलते हैं और कहते हैं कि कोर्ट भी जाना बुरा है और हॉस्पिटल जाना भी बुरा है। लेकिन जो यंग जनरेशन ऑफ लॉयर्स है, हम ही लोग इस परसेप्शन को बदल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अगर हम कोर्ट जाना चाहते हैं और हम अपने अधिकार के लिए कोर्ट जाना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए। ओके फाइन। शिवानी
is saying, is the video not working for everyone? Okay, so she's asking others. Arnav is saying, but Sir Kriti ma'am is correct because he can approach court maybe as a party or witness. Exactly. That is what I have said. वो petitioner नहीं हो सकता. अर्नब वो petitioner नहीं हो सकता. वो witness के तौर पे बुलाया जा सकता है कोर्ट में, या फिर further जब arguments होंगे तब उसको implead किया जा सकता है. Am I clear? Arnav, are you there? Am I clear? Perfect. Okay. So just revising these two things again. The first thing, that what is a PIL? Second thing, who can file a PIL? Now, there is a question that most of the common people used to ask me कि भैया हम तो वकील हैं नहीं, क्या हम भी मुकदमा फाइल कर सकते हैं, क्या हम भी PIL फाइल कर सकते हैं? So can anyone just guess this very genuine answer? That can a common person file a public interest litigation without hiring a lawyer? Obviously yes, and that is why the locus standi in public interest litigation cases have been removed, that any person can file a PIL. Good evening, dear. Any person can file a PIL, whether you are a lawyer, whether you are a common person, of any gender, of any caste, of any religion, of any state, of any culture, of any tradition. You can file a PIL. Now, can anyone just tell me your opinion, or in fact, everyone just can comment their opinion on this question, कि क्या PIL फाइल करना अच्छी बात है या नहीं? Obviously, फालतू की PIL करना is not a good thing. लेकिन क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लॉयर्स को फाइल करना चाहिए, लोगों की बातों को कोर्ट के मंच पे लेके आना चाहिए? Yes or no? Just your opinion. Perfect. Yes. If important, of course. Yes. Okay. Perfect. Yes. I also feel the same, and that is why I keep on taking sessions on this thing, that public interest litigation should be filed by the lawyers, the law students, and in the next session which I'll be taking tomorrow, I'll be showing you some of the samples of PIL which I have already filed in the Honorable High Court, and I'll be also showing you all with some of the cases and some of the instances in which I am going to file a PIL very recently. So why am I telling you all in this very first introductory session of today? Because I want you all that in whatever state you all are, you all should be prepared. You all should start preparing yourself to file a PIL on any day you like. Sure, I'll be doing. In fact, you all can Google my name, Nishant Shekhar Mishra, Advocate Nishant Shekhar Mishra, and you all will come across with few of my PILs which are being reported by some of news channels and also by the Honorable High Court Lucknow bench. So Shivani has mentioned it's good to file because sometimes the matter needs more clarity. Exactly. Now, one very small example I would like to give you all, that I have filed a public interest litigation in regard with right to education, that the Act of 2009, the right to free and compulsory education to all children aging between 6 and 14, should be given education as per the criteria mentioned in the law, at least that much. Now you all can see that your universities, your colleges have started affording online classes, Google classes, Zoom classes, and XYZ classes. Likewise, I am taking a live session on YouTube. But what is happening with those students, those petty students who have enrolled themselves in primary schools of India? Can you just imagine that ठीक है भाई सबको पास कर दो, कोरोना है, पास कर दो, सब लोग पास होके बड़े खुश हैं, हम सेमेस्टर पास होकर के बड़े खुश हैं, लेकिन उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का क्या?
जो बेचारे वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे, मिड डे मील की लालच में जाते थे, उसी स्कूल में सिखाया जाता है लालच बुरी बला है, और लालच दे करके आप बुलाते हो। और उसके बाद अभी कोविड के सिचुएशन में क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक सिर्फ स्टेट ऑफ यूपी में प्राइमरी स्कूल्स में करीब 6 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। क्या ये 6 करोड़ बच्चे पब्लिक नहीं है? Can't we file a PIL for this thing, that the education should be imparted to them also, because it's not an emergency situation where Article 21A can be abolished. भाई Article 21A को भी तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। Am I right or wrong? Thank you, Ms. Kriti. Thank you for the appreciation. सिंपल आर्ग्यूमेंट इज दिस कि सब जगह आपने ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हो ऑनलाइन, लेकिन उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों का क्या जो बेचारे वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे, जिनके स्कूल्स में लाइट नहीं है, जिनके स्कूल्स में बैठने को नहीं है, जिनके स्कूल्स में टेबल चेयर बेंच नहीं है, बुक्स नहीं है, बैग्स नहीं है, जूते नहीं है, मोजे नहीं है, फिर भी जा रहे हैं पढ़ने भले मिड डे मील के लालच में। उन बच्चों का क्या जो अभी इस साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन क्या उनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो वी शुड फाइल अ PIL फॉर द सेम, एंड द ऑनरेबल कोर्ट शुड टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। Am I right? And if I am right, then let's do this PIL after this complete course. It's a 3-day course. I'll be letting you all draft a PIL. You all can draft with your own interest. And I am just mentioning my number in the comment so that you all can just ping me on my WhatsApp number, and we can stay connected for further future PIL drafting. I have just commented 9793159397. You all can call me anytime. You all can just WhatsApp me. It's better to WhatsApp me because I'll be more available when you will WhatsApp me. So, coming back to the topic and coming back in the session, that if yes, we can file a PIL, so we will file a PIL in this regard post this complete course, because I want that आप लोग जहां भी जिस स्टेट में है आप उस स्टेट में फाइल करो, आप फाइल करो, खारिज होगी देखा जाएगा, पर आप लोग फाइल करो, बेझिझक जाओ, कोर्ट के सामने खड़े हो, साहब इन बच्चों का क्या होगा संभाल लो, देख लो थोड़ा सा प्लीज। The state is not able to see. The state have passed a new national education policy, but where is education in COVID? This is a required thing. This is a must thing. Okay. So coming further and continuing with the session is this, that what is the primary thing we should know while drafting a public interest litigation? You all can write this thing, or I'll be commenting it in the comment section. But the first thing is the facts. Okay, so that comment has gone. Arnav, 3 दिन में we will learn drafting PIL and file. Yes, Arnav, your mentor is Nishant Mishra. I can take guarantee for that you can draft a PIL in just damn 3 days. In fact, in the first 2 days, we'll be just acknowledging what is a PIL, and on the 3rd day when I will letting you all know how you can draft, you will be amazed that, oh, it was so simple. I could have drafted it earlier in my first year, or when I was in 11th or 12th, although people who are below 18 years cannot file a PIL. Now this is the point. If you are below 18 years of age, you cannot file a PIL because you cannot give an affidavit in your name. So this is a limitation to PIL. Okay. अभी बात में देखो निकल के चला है. So the first thing which you are required to know while drafting a PIL is facts. आपको facts से बहुत aware होना होगा कि आखिर कौन सी वजह है, क्या कॉज है, और उसके facts क्या हैं, उसका background क्या है, क्या उसमें state action होना चाहिए था या फिर वो private problem है. स्टेट एक्शन होगा तभी आप PIL फाइल करेंगे, क्योंकि PIL आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं फाइल कर सकते हैं. आप PIL अगर फाइल करेंगे तो फिर आपको फाइल करना पड़ेगा स्टेट के अगेंस्ट. 1 second.
So the first thing is facts and obviously the cause, कि क्या कॉज है। अब हम एक सपोज करते हैं कि एक स्लम एरिया है जहां पे पानी की सप्लाई नहीं है और वहां पे उसी गंदे पानी में, नाली के पानी को ही वो लोग पी रहे हैं, उसी में खाना बना रहे हैं और वहीं पे रह रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं, जिसकी वजह से उन स्लम वालों को बिल्कुल पीआईएल हिंदी में फाइल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप गुजरात में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी फाइल कर सकते हैं। आप गुजराती में फाइल कर सकते हैं, आप कन्नड़ में फाइल कर सकते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में फाइल कर सकते हैं। पर यूपी में आप गुजराती में नहीं फाइल कर सकते, आप बंगाली में नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। आप उर्दू में भी फाइल नहीं कर सकते यूपी में, क्योंकि फिर आपको ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे जजेस को उर्दू नहीं आती है। और हमारा काम होता है एज अ पेटिशनर इन पीआईएल या फिर एज अ लॉयर इन एनी ऑफ द केसेस टू असिस्ट द कोर्ट, कि हम कोर्ट को बताएं कि ये कॉज है, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये फैक्ट्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं, ये हमारी प्रेयर है, और वो चीजें जज साहब को या फिर कोर्ट को समझ में आना चाहिए। Am I clear? Am I clear with this part? Can you just comment me? Yes, okay, fine, perfect. So coming back, that what things are required before you file a PI? The first thing is facts. The second thing is the cause. Third thing is the basic knowledge of law. क्योंकि अगर लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो PIL आप फाइल नहीं कर सकते, और ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसमें लॉ गवर्न नहीं हो रहा है। कुछ चीजें हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, या हो सकता है आरजी में डिस्कस कर लूँ, या लास्ट डिस्कस कर लूँ, या फिर हो सकता है हम 3 दिन को 4 दिन करके एक्सटेंड करके फिर डिस्कस करें। फाइन। सो पहली चीज हो गई फैक्ट्स, दूसरा हो गया कॉज। then comes that what are the grounds and what basic knowledge of law you should have while filing a public interest litigation. Basic knowledge of law की बात करूं तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आप कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के जा रहे हो कोर्ट में, वो किसी ना किसी स्टेट एक्ट या स्टेट के इन एक्शन की वजह से वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम हुई है या फिर जिस भी पब्लिक का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उस कंडीशन में स्टेट के एक्ट या स्टेट के इनएक्शन की वजह से ही उस पब्लिक का विक्टिमाइजेशन हो रहा है। ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है। आप कहेंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन क्या ये बात आपको क्लियर है? अर्नव, आई एम कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन। बस एक बार मैं ये क्लियर कर लूं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ में, कि आपको ये पता हो। ओके फाइन, लेट मी रिपीट। बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी विक्टिमाइजेशन है, यानी कि जो भी जिस भी कॉज ऑफ एक्शन के लिए या जिस भी सोशल कॉज या पब्लिक कॉज के लिए आप कोर्ट जा रहे हैं, वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है स्टेट के एक्शन या स्टेट के इनएक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि कहीं पे नाली टूटी हुई है या कहीं पे डैम टूटा हुआ है और बाढ़ आ रही है, अब वहां पे जिम्मेदारी होती है राज्य की यानी कि स्टेट की कि उस डैम को, उस बांध को, उसको रिपेयर करे ताकि वो बाढ़ ना आए। अब अगर आप PIL फाइल करेंगे तो आप स्टेट के अगेंस्ट में फाइल करेंगे, क्योंकि वहां पे स्टेट की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ में पहली चीज जो हमें देखना है वो ये देखना है कि आप स्टेट के अगेंस्ट में ही फाइल करेंगे। यानी कि अगर स्टेट, यानी कि सपोज गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, सिर्फ उसी कंडीशन में आप PIL फाइल कर सकते हैं। अभी क्लियर है?
Perfect, perfect, perfect. So Arnav had asked a question ki how many parties can be there in one PIL? There is no limitation, Arnav. There can be n number of parties in any PIL. Perfect. अब आते हैं कि हम सपोज करते हैं कि राइट टू एजुकेशन को लेकर के ही पीआईएल पूरे ड्राफ्ट करते हैं और उसी का एक ओवरव्यू लेते हैं। जब हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है दैट द गवर्नमेंट और द स्टेट शुड टेक एक्शन इन रिगार्ड विद द राइट टू एजुकेशन व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट guaranteed under Article 21A of the Constitution of India. क्लियर कि हम जो पीआईएल अगर फाइल करने जा रहे हैं तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया कि वर्तमान समय में दैट इन द प्रेजेंट टाइम प्राइमरी स्कूल्स ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनका पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और ऐसे सिचुएशन में स्मार्ट क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के मेजर्स को देखते हुए इनको भी वो नॉलेज इम्पार्ट करनी चाहिए जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। क्लियर है? ये कॉज ऑफ एक्शन क्लियर है। परफेक्ट। ओके, तो अब इसके फैक्ट्स क्या होंगे? क्या कोई कमेंट में लिख सकता है कि ये फैक्ट होना चाहिए कि हाँ कोविड चल रहा है, दिस इज अ फैक्ट कि कोविड-19 चल रहा है, that since 30th of January 2020 India is facing COVID-19 and the first patient was found. Then on 12th of February 2020 this World Health Organization had declared it as pandemic. ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं। फिर हम बताएंगे कि 6 करोड़ बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल जाते थे, ये भी एक फैक्ट है। कितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं यूपी में, ये भी एक फैक्ट है। उन बच्चों को मिड डे मील जो प्रोवाइड होता था वो भी नहीं प्रोवाइड हो रहा है, ये भी एक फैक्ट है। क्या उनके घर में वो पोषण जाता है? जैसे सपोज मिड डे मील में होता क्या है, आप लोगों को देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप लोगों को भी नहीं पता होता है, पर पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होता है तो आप लोग को हमेशा जानकारी लेते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए इस तरह के लाइव सेशंस में मैं आपको थोड़ा बहुत सिखा दूंगा, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे बात हो रही है ना, उसके लिए तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। You are required to just press down the laptop shutter and run away in any of the primary school and find out, ओहो इस हमारे घर के पास वाले प्राइमरी स्कूल में तो टॉयलेट ही नहीं है, मेल फीमेल को छोड़ो टॉयलेट ही नहीं है, अलग अलग छोड़ो है ही नहीं टॉयलेट, इनके यहाँ तो मिड डे मील नहीं आता, इनके यहाँ 3 क्लासेस में एक क्लास है, एक रूम है उसमें 3 क्लासेस चलती हैं। एंड दीज आर द फैक्ट्स। I can show you all the picture in the next session कि जब मैंने राइट टू एजुकेशन के लिए पीआईएल फाइल किया, which is right now pending in the Honorable Allahabad High Court Lucknow bench, I can show you the pictures and it is terrifying। मतलब आप लोग कभी ऐसे स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहोगे जहाँ पे बच्चे बर्तन धो रहे हैं, जहाँ पे एक रूम में कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, 3 क्लासेस एक रूम में चल रही है और एक ही टीचर है, 5 क्लासरूम्स के लिए सिर्फ एक हेडमास्टर है। एंड दिस इज द रियलिटी व्हिच इज वेरी बैड। सो वी अ ग्रुप ऑफ लॉ स्टूडेंट्स कैन जस्ट चेंज द होल सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन इंडिया थ्रू अ पीआईएल, बट वी आर रिक्वायर्ड टू contest that PIL in a very continuous manner and with a lot of honesty. Perfect. So now the 3 things which I have told right now, the first thing was fact, second was cause, third thing was basic knowledge of law. ये 3 चीजें आपको बहुत क्लियर होगी। पूरा का पूरा PIL आपका इन्हीं 3 पॉइंट्स के रोटेट करता रहेगा। ये 3 पॉइंट्स आपके सेंट्रिक पॉइंट्स हो गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ड्राफ्टिंग में बताएंगे तो सबसे पहले हम अपने ड्राफ्ट में लिखते हैं फैक्ट्स। आप स्टार्ट करते हैं अपने पीआईएल को फैक्ट्स के साथ, उसके बाद आप ग्राउंड्स बताते हैं कि ये ग्राउंड्स है जिसकी वजह से मैंने ये पीआईएल फाइल किया है
और लास्ट में आप प्रेयर लिखते हैं that what relief you want. Fine. So let me comment this thing also, that the first thing which we do is the facts, second thing is the grounds, and thirdly we are required to write down the prayer. Sorry, I have just wrongly spelled it. Prayer लिख दिया है, prayer होगा. पूरी PIL की ड्राफ्टिंग यहीं पे खत्म हो जाती है. फैक्ट्स, ग्राउंड्स एंड प्रेयर. जब हम प्रेयर की बात करते हैं तो प्रेयर में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से रिट हम मांगने जा रहे हैं. अच्छा, ये देखिए एक और अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया अभी, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि डू यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म रिट? Can anyone just tell me? Okay, so Deepu knows the right answer. Yes, Arnav, can you just try that? What is the real meaning of writ? Fine, Ayushi is mentioning constitutional remedies, which is the wrong answer. Nevertheless, well tried, Ayushi. Nandri saying command. No, again a wrong answer. Okay, Arnav has seen my video. An order. Perfect, perfect. Correctly said that the actual meaning of the term writ, the term writ means an order, simply an order. अब इसको हम अगर और आसान भाषा में बताएं तो फिर कैसे समझा जाए कि सपोज करते हैं कि हम हाई कोर्ट गए, हमने बोला कि कोई मेरे बेटे को गायब कर दिया है और पुलिस इसको रिकवर नहीं कर पा रही है, एंड आई एम डिमांडिंग फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. नाउ हम लोग सुनते हैं ना कि हाई कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस की रिट इशू की, हाई कोर्ट ने मैंडेमस की रिट इशू की, हाई कोर्ट ने सर्शरारी की रिट इशू की. अब क्या इशू कर रहा है वो? ऐसा क्या इशू कर दे रहा है? रिट क्या होता है? ऑर्डर होता है. हाई कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर इशू किया, मैंडेमस का ऑर्डर इशू किया. परफेक्ट. इस चीज को कभी ना भुलाना. आप लोग 5-5 साल लॉ करके आते हो और आप लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया जो कि. I'm thankful to you, Arnav. Thank you for subscribing and thank you for watching my videos, which were being recorded way back, few months back, and thank you so much for you, all of you. You all can also subscribe and watch all the videos. They are very helpful for you all. Thank you, Deepu. Thank you for watching. I can all the time in all the videos I have seen your comment as well. Thank you all for that. So, writ के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप PIL ड्राफ्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मैंडेमस की रिट की ही डिमांड करते हैं, तो मैंडेमस पे तो एकदम कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैंडेमस का मतलब ही है कमांड. नंदनी, यू हैड मेंशन्ड कमांड. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रिट मैंडेमस. Habeas corpus to have body, mandamus means be command. Then comes quo warranto is by what authority? Certiorari, and prohibition is when the court is in certiorari, when already a lower court has already ordered, and then the higher court demands that order, and during the prohibition it's during the trial. Fine. तो रिट की जानकारी होना बहुत जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जब हम ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि हम जब PIL ड्राफ्ट करेंगे तो वो किसी भी लोअर कोर्ट में या सिविल कोर्ट में नहीं फाइल होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, और वहां पे रिट ही इशू किए जाते हैं. इसलिए जब भी हम प्रेयर ड्राफ्ट करेंगे, प्रेयर बनाएंगे, तो फिर हमें रिट की जानकारी होना जरूरी है. ये चीज आप लोगों को आपके मूड कोर्ट में भी हेल्प करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर यू start drafting your mood memorials, I have seen many of the problems जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं या फिर किसी हाई कोर्ट के होते हैं. आजकल आर्बिट्रेशन पे भी मूड कोर्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है. एंड वेरी सून आई विल बी टेकिंग a live session on arbitration as well, because arbitration एक ऐसा नया horizon है लॉ में जो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात भी करता है और लिटिगेशन को भी टच करता है, and that is really very good.
for the people who are in corporate, but obviously it's not that good for people who are individuals. So PIL में ये 4 चीजें अगर आप जान गए तो ड्राफ्टिंग एक चुटकी में आ जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही काफी है कि एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया है। ऑल्दो आई ऑल्सो वांट टू कंटिन्यू विद दिस सेशन, but time is running and I have just 3 minutes now, so you all can just comment and ask any of the question जो कि आपको कोई भी डाउट अभी इतने सेशन में लगा हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट कह के मेरा मनोबल बढ़ा दो कि बहुत बढ़िया मैंने बता दिया। फाइन, सिर्फ एक कोई डाउट नहीं है और भी कोई है? बाकी सबको बहुत सारे डाउट हैं तो पूछो। ओके, आयुषी इज आल्सो फाइन। ओके 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 ओके, ग्रेट। सो नंदिनी, डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट्स, परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू सो मच वानी, परफेक्ट। एंड आई बिलीव कि कल आप लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी तरीके से चीजों को बताऊंगा जिसमें आपको डाउट्स आएंगे तो और अच्छा सेशन जाएगा, और लंबा जाएगा, और बेहतर तरीके से हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। एक होमवर्क आप लोग ले लीजिए मेरे साइड से कि आप लोग कोई भी एक मुद्दा, कोई भी एक इशू जो आपके करीब है, वो वुमेन राइट्स हो सकता है, वो एसिड अटैक हो सकता है, वो रेप सिक्योरिटी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, वो फूड सिक्योरिटी हो सकता है, वो किसानों से संबंधित हो सकता है, वो ड्रग्स के लीगलाइजेशन या इलीगलाइजेशन से हो सकता है। आप लोग कोई भी एक इशू उठाओ और कल मेरे को, आप लोगों के पास नंबर तो है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करो 9793159397, दिस इज माय नंबर। आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करो। आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल इन ड्राफ्टिंग योर PIL एंड दैट इज द बेस्ट वे यू कैन लर्न हाउ टू ड्राफ्ट अ PIL। मैं ऐसे ही लेक्चर दे दूंगा, आप लोगों को 2-4 PPT दिखा दूंगा, तो आप लोगों को PIL ड्राफ्ट करना नहीं आएगा until unless you yourself take your pen in your hand and just start drafting. इंस्टा हैंडल यू कैन हैव एडवोकेट निशांत मिश्रा, मेरे ख्याल से यही है, या फिर बीइंग निशांत ऑफिशियल एक है, आप देख लीजिएगा। मेरा इंस्टा आईडी मेरे को ध्यान नहीं, लेट मी चेक वंस, लेट मी टेल यू माय इंस्टा हैंडल, वन सेकेंड। ओके फाइन, इट्स ADV निशांत मिश्रा 123। लेट मी राइट ADV निशांत मिश्रा 123। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन टेक्स्ट मी देयर एज वेल। फेसबुक पे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने बहुत सुविधा दे दी है आप लोगों को। सो फाइन, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। आप लोग चाहो तो ये वैसे मैं इसको अभी एडिट करके या बी पोस्टिंग इट, और आप लोग चाहो तो इसको दोबारा से कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग फिर से पूरा सेशन देख सकते हो। थैंक यू ऑल, बाय बाय फॉर टुडे। लेट्स मीट टुमारो विद अ न्यू मिशन, बट प्लीज डू टेक्स्ट मी whatever problem you have or whatever topic you have selected for a PI. Thank you all. Bye.